अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क़ आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क़ आतिश। वक्त अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, ये देखे बगैर कि पीछे क्या कुछ रह गया। इन गुजरते सालों में गांव वालों के लिए हर दिल अजीज हो गया था। हालांकि गांव वालों को अब भी उसका मजबूर किसी हालत गांव आना याद था, मगर उस याद में भी ताजीम थी। अब मौलवी अब्दुल खालिक तहज्जुद के लिए खुद नहीं उठते, बल्कि अब्दुल्ला उन्हें जगाता था। फिर उनके साथ ही तहज्जुद की नमाज अदा करता। उसके बाद मौलवी साहब जाए नमाज पर बैठे जिक्र करते रहते, और जब फजर की अजान देने मस्जिद पहुंचते अब्दुल्ला झाड़ू लगाकर दरिया बिछा चुका होता। नमाज के बाद का वक्त अब्दुल्ला का मामूल था। वो खुशल हानी से तिलावत करता। मौलवी साहब पास बैठे जज्ब के आलम में सुनते जाते। उसकी आवाज़ में बहुत सोच था। जिसके कानों में भी उसकी आवाज़ जाती वो रुक जाता। फिर जब तक वो तिलावत ख़त्म न कर लेता अपनी जगह से हिल नहीं पाता। फिर वो दोनों अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों की तरफ लौट आते, मगर उनमें उलझ कर नमाज से गाफिल न होते। असर की नमाज के बाद अब्दुल्ला हैदर लोहार की दुकान पर जाने के बजाय घर आ जाता, क्योंकि गांव के बच्चों को दुनिया और दुनियावी तालीम देना अब मुकम्मल तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी। इन्हीं बच्चों के दरमियान वो बच्चा भी बैठा फैज़ पाया करता था, जिसे अब अब्दुल्ला अपना बेटा कहता था। वो अपने बेटे की तरबियत के लिए बहुत फिक्रमंद रहा करता। बहुत प्यार और तवज्जो के साथ एक बेहतरीन इंसान के हाथों उसकी परवरिश हो रही थी। इशा की नमाज के बाद अब्दुल्ला गांव की रोज़ाना बैठक में भी शामिल होता, मगर वो इतना कम सुखन हो गया था कि उसकी आवाज़ उस बैठक में कम कम ही सुनाई दी जाती थी। पांचों वक्त की नमाज में उसका बेटा बहुत शौक से उसके साथ जमात में शामिल होता, मगर ये वक्त उसे बोर कर देती, और वो अक्सर बैठक के दौरान अब्दुल्ला की गोद में लेटकर सो जाता। जिंदगी एक ढप पर चल पड़ी थी। खुशी का एहसास तो हमेशा के लिए मिट चुका था, मगर जिंदगी में अब सुकून था। अब्दुल्ला को निढाल नहीं करता था, अब भी साथ साथ था, पर उस दर्द के साथ जीना आ गया था। मगर कभी कभी ये दर्द सबको तोड़ने लगता जब वो सामने आ जाती, मगर उसके बाद वो फिर से पुरसुकून हो जाता। वक्त के सीधे रास्ते पर जिंदगी की हमवार रफ्तार को देखकर अब्दुल्ला को यकीन होने लगा था कि अब कोई मोड़ नहीं आएगा। लेकिन जब हमें लगता है कि जिंदगी में कोई मोड़ नहीं आएगा, तो अगले कदम पर ही एक मोड़ हमारा इंतजार कर रहा होता है। अब्दुल्ला मामूल के मुताबिक दुकान पर आया तो वहां आज काफी हलचल थी। दो लड़के मिलकर लोहे के बड़े से गेट को सुजुकी के पिछले हिस्से में लाद रहे थे। दुकान के अंदर लोहार उसका मुंतजिर था, जिसके बाजुओं की ताकत उम्र बढ़ने के साथ घट गई थी। आजा पुत्र, तेरा ही इंतजार है। वो अब्दुल्ला को देखकर बोले। चौधरी नवाज ने गेट उठाने के लिए बंदे भेजे हैं, तो उनके साथ जा और गेट अपने हाथों से लगा कर आना। मुनव्वर के हाथ में हथौड़ी ना देना, वो दीवार ही तोड़ देगा। अब्दुल्ला मुस्कुराकर सर हिलाता बाहर आ गया। गेट लादा जा चुका था। वो सुजुकी के पिछले हिस्से में चढ़कर बैठ गया। सुजुकी चल पड़ी तो मुनव्वर खुशामदी लहजे में बोला, मास्टर जी, आज तो बस हाथ नहीं, गेट मैं लगा लूं? नहीं। अब्दुल्ला की बात पर वो खपकी से बोला, ये क्या मास्टर जी, काम करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा, जो नौ उम्र लड़की से जवान मर्द बन चुका था, मगर उसका लावालिपन अब भी वही था। तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि मुनव्वर अली के हाथ में हथौड़ी न दी जाए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुनव्वर अली हसरत भरा सांस खींचकर दूसरी तरफ देखने लगा। गेट चौधरी नवाज की हवेली के साथ खाली प्लॉट की चार दीवारी में लगाना था, जिस पर काफी अरसे से तनाजा चल रहा था। सुजुकी प्लॉट की हदूद के बाहर जा रुकी तो चौधरी नवाज की जीप के साथ गनमैन भी बाहर मौजूद थे। इसका मतलब चौधरी नवाज प्लॉट में मौजूद था। अब्दुल्ला के साथ मुनव्वर ने गेट सुजुकी से उतरवाया। फिर दोनों उसे उठाए उस जगह पर ले आए जहां गेट लगना था, और कुछ देर के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा शुरू से ही शहर के हॉस्टल में रहा है। मेरे कहने पर वो गांव आने को राजी तो हो गया, मगर हवेली में रहने के लिए तैयार नहीं। कहता है उसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं। अपने लिए शहरी तर्ज का बंगला बनवाना चाहता है। ये जमीन उसी के लिए खरीदी थी, पर वो हराम खोर नंबरदार नकद रकम वो भी यकमुश्त लेकर मुकर गया कि पैसा तो देखता देखा तक नहीं। छोड़िए चौधरी साहब, अब तो अदालत ने आपके हक में फैसला सुना दिया है, और ये जमीन भी कानूनी तौर पर आपकी हुई। मगर अगली बार लेन देन करते वक्त कागजी कार्रवाई का ख्याल रखिएगा। यह आपके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। सही कह रहे हैं वकील साहब। पक्के कागज के बगैर लेन देन करना ही नहीं चाहिए, हलक में फंस जाता है। खैर, अभी तो मैंने प्लॉट की गिर दीवार उठाकर प्लॉट बंद कर दिया है। शहरियार पढ़ाई पूरी करके आएगा तो अपनी मर्जी का बंगला बनवा लेगा।
अब्दुल्ला हथौड़ी की मदद से गेट दीवार में फिट कर रहा था और वो लोग बातें करते उसके पास से गुजर गए। मगर एक शख्स सर झुकाए आहनी फ्रेम को दीवार में ठूंकते अब्दुल्ला के चेहरे की जरा सी झलक पाकर ही साकित हो गया था। वो हैरत से आंखें फैलाए अब्दुल्ला को घूर रहा था। उसके चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत थी। फिर उसने सरसराती आवाज में एक नाम पुकारा। मस्तान। अब्दुल्ला का हथौड़ी वाला हाथ उठा का उठा रह गया। उसे यह नाम जाना पहचाना सा लगा था। सोचते हुए उसने हाथ नीचे किया और सर उठाकर पुकारने वाले की तरफ देखा। अब्दुल्ला का चेहरा बस के सामने था। बेयकीनी यकीन में बदली तो आंखों में नमी आ गई। बड़े जज्बाती अंदाज में उसने बढ़कर अब्दुल्ला का बाजू थामते हुए अपने मुकाबिल खड़ा किया और उससे लिपट गया। अब्दुल्ला बुत की तरह उसके हल्के में खड़ा था। न उसने उस शख्स को खुद से अलग करने की कोशिश की, न उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छुपे बैठे हो? वो अब्दुल्ला के गले लगाकर कह रहा था। फिर अलग होकर उसका चेहरा देखने लगा। पता है कितना परेशान किया है तुमने, और तुम यहाँ आराम से बैठे हो? अब्दुल्ला टिकटिकी बांधे से देख रहा था, जो उसका चेहरा हाथों में लिए शिकायत कर रहा था। अब उसे भी अब्दुल्ला की बेगानगी का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर से हाथ हटाते उसने गहरी नजरों से अब्दुल्ला की तरफ देखा। पास खड़ा मुनव्वर अली हैरत से बारी बारी उन दो लोगों को देख रहा था, जो आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़े एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। फिर वो शख्स एकदम से हैरान नजर आने लगा। अश्तान, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आफाक हूँ, तुम्हारा दोस्त। मुनव्वर अली को दोस्त से दोस्त का अपना तारुफ कराना अजीब लगा था। आफाक। अब्दुल्ला ने उस तरह ये नाम लिया जैसे कोई भूली बात याद आई हो। फिर इस तरह से पूछा, कैसे हो? जैसे कल के बाद आज मिल रहा हो। एक कदम पीछे लेकर उसे सर से पैर तक देखते हुए आफाक की आंखों में उलझन तैरने लगी। फिर वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है। इसलिए फिलहाल इस सवाल को रहने दो। मैं तुम्हें पापा से मिलाता हूँ। फिर उसने कुछ दूर चौधरी नवाज के साथ खड़े बातें करते मुनीर हसन को आवाज दी। पापा। उन्होंने आफाक की तरफ देखा। वो अब्दुल्ला की पुश्त पर थे, इसलिए वो उसे देख न पाए, मगर उनके पूछने से पहले ही उसने धीरे से अब्दुल्ला के शानों पर हाथ रखकर उसे उनकी तरफ घुमा दिया। उन्हें वजदान को पहचानने में बस एक पल लगा था, और अगले ही पल वो शॉक्ड रह गए। वो तेजी से आगे आए और वजदान को गले लगा लिया, मगर फौरन ही अलग होकर इस तरह से देखने लगे जैसे यकीन ना आया हो कि उन्होंने वजदान को गले लगाया है। आप मास्टर अब्दुल्ला को जानते हैं? चौधरी नवाज ने उन्हें जज्बाती अंदाज में अब्दुल्ला के चेहरे को हाथ से छूते देखकर पूछा। उनकी आवाज में इस्तफसार के बजाय हैरत थी। मुनीर हसन बोले, नहीं, मगर मैं वजदान मुस्तफ़ा को जानता हूँ, और ये है वजदान। उन्होंने वजदान के इशारे पर बाजू फैलाते हुए चौधरी नवाज से कहा, जो मुनव्वर अली की तरह अपनी हैरत को छुपा न पाए थे। आपको गलत फहमी हुई है। ये मास्टर अब्दुल्ला है, मौलवी अब्दुल खालिक का। यूं पर सोच अंदाज में बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए जैसे सोच रहे हों। मौलवी अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला का क्या रिश्ता बताएं? आफाक ने कहा। हमें गलत फहमी नहीं हुई चौधरी साहब, मगर लगता है आप तवील मुद्दत से किसी गलत फहमी का शिकार हैं। जिसे आप मास्टर अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो मेरा दोस्त वजदान मुस्तफ़ा है। हम दोनों लॉ कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काफ़ी साल पहले ये लापता हो गया था। सबने उसे बहुत तलाश किया, मगर ये मिला ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी तलाश रोक ली गई। मुनीर हसन मजीद बोले, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब, जो आपने ख़ास तौर पर मुझे कराची से बुलवा लिया। वरना हमें कैसे पता चलता कि जिसे 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो आपके गाँव में है। वो लोग विजदान के बारे में बात कर रहे थे, मगर विजदान ऐसे खड़ा था जैसे उस मामले से ताल्लुक ही ना हो। वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन जब मुनीर हसन ने 10 साल का जिक्र किया तो चौंक गया। 10 साल? उसने आयसा से दोहराया, फिर अफसोस भरे लहजे में कहा, अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं? मुनीर हसन उसे देखकर बोले, सिर्फ 10 साल नहीं कहो वजदान, 10 साल कहो। वो 10 साल पर जोर देकर बोले। आफाक बातें करने को बेताब हो रहा था। फौरन मुनीर हसन से बोला, पापा, बाकी बातें वजदान के घर चलकर करेंगे, चलो वजदान। आखिर में वो वजदान से बोला, मैं पहले गेट लगा लूँ फिर चलते हैं। अपना नाम सुनकर वजदान ने नॉर्मल अंदाज में कहा था। उसका नॉर्मल होना ही तो आफाक को चौंका रहा था। फिर भी उसने शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम वो अपने नाम को तो कबूल कर रहा है। अब मुनीर हसन भी उसके नबे तुले अंदाज को नोट कर रहे थे। माजरत चाहता हूँ चौधरी साहब, मगर अब वजदान के पास से उठने को दिल नहीं चाहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। आखिर हमें बुलाया तो आप ही ने था। क्यों शर्मिंदा करते हैं वकील साहब? हमने तो आपको अपने काम से बुलाया था। आपका बंदा मिल गया, अच्छी बात है, मगर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। वो इनकिसारी से बोले, फिर कहा, ड्राइवर आपको मौलवी साहब के घर छोड़ देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जाने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़रूर। उनसे कहकर वो वजदान की तरफ मुड़े। चलो वजदान, तुम्हारे घर चलते हैं। इससे पहले कि वो फिर पहले गेट लगाने की बात करता, मुनव्वर अली जल्दी से बोला, आप जाए मास्टर जी, काम हो जाएगा। तुम अकेले कैसे करोगे? अब्दुल्ला बोला, मैं फटाफट जाकर दुकान से किसी को ले आता हूँ। आप बेफिक्र होकर मेहमानों के साथ जाएं।
उसे चुटकी बजाकर कहा और फौरन निकल गया। आगे रास्ता तंग था। वजदान ने जीप गली से पहले ही रुकवा ली। चौधरी की जीप से मास्टर अब्दुल्ला को उतरते देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। मजीद हैरत तब हुई जब उसके साथ अपने वज़ाक़ता से शहरी नजर आने वाले मेहमान मौलवी साहब के घर में दाखिल हुए। मुलानी जी सहन में चारपाई पर बैठी दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। वजदान को घर में आते देखकर हैरत से बोली, बड़ी छेती आ गया अब्दुल्ला, तबीयत तो ठीक है? जी, उसने मुख्तसरन जवाब दिया, मगर तब तक मुलानी जी की नज़र उसके पीछे अंदर दाखिल होते सूटेड बूटेड मर्दों पर पड़ चुकी थी। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि यही दोनों अब्दुल्ला के जल्दी घर आने की वजह हैं। अब्दुल्ला उनका तारुफ कराए बगैर हैंड पंप पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। मुलानी जी ने उससे पूछने का मकसद कष्ट किया, मगर फौरन ही इरादा बदल भी लिया। उसकी हूँ हाँ में बात करने की आदत की वजह से जितनी देर में उसकी जबान से पूरी बात निकलती, आगे वाला सवाल करके तंग आ जाता। इसलिए वो बराह रास्त उन दोनों से बोली, आप लोग कौन हैं? मुनीर हसन ने जवाब देने के बजाय सवाल किया, मौलवी अब्दुल खालिक से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने इस बात में सर हिलाया, फिर चारपाई से उठती उनसे बोली, आप लोग बैठे, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। फिर चलती हुई दरवाज़ा खोलकर दुकान में चली गई। चारपाई पर बैठकर आफाक ने मजदान को देखा। तौलिए से हाथ खुश करता वो बज़ाहिर पुरसुकून लग रहा था, मगर आफाक उसके अंदर के इज़्तिराब को महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब के सलाम करने की आवाज़ को सुनकर आफाक उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर मुनीर हसन के साथ फ़ौरन ही उस बुजुर्ग शख्स के एहतराम में खड़ा हो गया। उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। मौलवी साहब ने उन्हें बैठने को कहा और ख़ुद भी उनके साथ ही बैठ गए। आप हज़रात अपना तारुफ करवा दीजिए। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू करें कि मौलवी साहब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। आफाक ने मुनीर हसन की तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल खालिक को देखकर बोला, ये मेरे वालिद हैं, एडवोकेट मुनीर हसन, और मेरा नाम आफाक है। मैं विजदान का पुराना दोस्त हूँ। फिर उनको अचंभे में पड़ता देखकर फौरन बोला, मेरा मतलब है अब्दुल्ला का। वो रुका, फिर गोया हुआ, असल में मौलवी साहब, बात यह है कि जिसे आप अब्दुल्ला कहते हैं वो दरअसल वजदान मुस्तफ़ा है। मौलवी साहब ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई अब्दुल्ला से शनासाई का दावा करता उनके घर चला आएगा। वो पहले तो हैरान हुए, फिर खुश। उसके बाद उनका दिल बैठने लगा। उन्होंने 10 साल तक अब्दुल्ला को अपना बनाकर अपने साथ रखा था, मगर एक पल में ही वो अब्दुल्ला से वजदान होकर पराया हो गया था। वो पराये को अपना कैसे कह सकते थे? रात गहरी हो चुकी थी। चंग वाली की गलियों में अंधेरा और खामोशी अपना राजपाट संभाले हुए थी। गहरी नींद ने गांव के सब लोगों को दबोच रखा था। हाँ, मगर मौलवी अब्दुल खालिक के घर की चौखट पर हर जगह पहरा दे रहा था। मौलवी साहब, मुल्लानी जी, मुनीर हसन और आफाक अंदर कमरे में जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। दरमियान में लालटेन जल रही थी, जिसकी जर्द रोशनी में उनके साए दीवार पर थलकते हुए महसूस हो रहे थे। चारों खामोश थे, मगर उस खामोशी से पहले महफिल में किस्सा गोई चल रही थी। अजदान की दास्तान सुनाई गई, फिर अब्दुल्ला की कहानी बयान हुई। कहानी ख़त्म हुई तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए। अजदान की ज़िंदगी के 10 सालों का ज़िया आफाक को थका रहा था। आफाक ने हल्के से गर्दन को मोड़कर दरवाजे से बाहर सहन में फैले गुप अंधेरे को देखा और गोया हुआ। कहते हैं कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे बदल कर रख देता है, मगर वजदान की ज़िंदगी में ऐसा एक नहीं बल्कि कई मोड़ आए हैं। और हर बार की तब्दीलियों ने उसे इतना बदल दिया है कि ढूंढने से भी मुझे इसमें वो वजदान नहीं मिलता जो कॉलेज में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठता था। मेरा वो खोया हुआ दोस्त मुझे बहुत याद आता है। हाँ की आवाज़ बोझल हो गई। मौलवी साहब ने उसे देखा, फिर यूं लगा जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर उन्होंने खामोशी से नजरें फेर ली। मौलवी साहब, आपका ये एहसान तारीफ के लायक है कि आपने इतने बरसों तक वजदान को सहारा दिया, लेकिन फिर भी आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत मुनीर हसन? वो उनकी तरफ देखकर बोले, आपको वजदान के माँ बाप की हालत का अंदाज़ा तो होगा ही। आपके पास 10 साल का वक्त था। आपने क्यों वजदान से उसके घर के बारे में सवाल नहीं किया? उसकी ज़हनी हालत तो इस काबिल ही नहीं थी कि घर लौट जाता, लेकिन आप तो उसके घर वालों से रब्ता कर सकते थे। ये कोताही तो हुई है हमसे। वह सर आँख खींच कर बोले, लेकिन इसकी भी वजह थी। वजदान जब यहाँ आया तो उसकी ज़हनी हालत आपके अंदाजे से कई गुना बदतर थी। वह हकीकतन पागल हो चुका था। भला एक पागल शख्स अपने बारे में क्या बताता? अक्सर वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता और न जाने क्या-क्या बोलता चला जाता। मैं बहुत गौर से सुनता कि शायद कुछ अख़ज़ कर सकूँ, मगर उसकी बेरब्त बातों में मलीहा के सिवा माज़ी की कोई याद नहीं मिली। फिर कुछ देर ठहरने के बाद वो फिर से बोले, आज से पहले मुझे मलीहा का नाम नहीं मालूम था, मगर बेखुदी के आलम में वो अक्सर मलीहा का जिक्र करता जाता। धीरे धीरे मैं उसकी बातों से बहुत कुछ समझ गया। ये भी कि उसे मलीहा के सिवा कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल चुका है। इसीलिए दानिस्ता मैंने उसे कभी उसके बारे में नहीं पूछा। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए उसकी ताकत कम पड़ गई थी। उसके जहन पर नया बोझ क्या डालता? डर लगता था कि सांस के तार की तरफ उसके एसाब आखिरी हद तक तने हुए हैं, कहीं हाथ लगाने से टूट न जाए। भरे गिलास को ठेस पहुंचाना कलमंदी नहीं। फिर अब तो वो खुद भी समझ गया है। पहले मलिया के लिए बड़े झगड़े करता था,
तो कई साल हो गए, कभी दौरे की हालत में भी उसका जिक्र नहीं किया। वजदान को दौरे पड़ते हैं? आफाक के कान खड़े हो गए। मौलवी साहब ने तजब्जुब से उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हों बताएं या ना बताएं। फिर कुछ सोचकर बताने लगे। वो कहता है उसे मलिहा नजर आती है। आफाक और मुनीर हसन को सांप सूंघ गया। उन्होंने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है। वो अब तक तबाह हाल है। आफाक की जबान गंग हो गई थी। वो उठा और बाहर निकल गया। अंधेरे में सफेद शलवार कमीज की झलक देखकर आफाक पीपल के दरख्त के पास आ गया। फासला कम हुआ तो चांद की हल्की सी रोशनी में वजदान के चेहरे के नकूश भी दिखने लगे। लेकिन आफाक को बस उसका चेहरा ही वजदान के जैसा लगा। बाकी तो वो अजनबी था। उसे देखते हुए आफाक को शिद्दत से 25 साल का वजदान याद आने लगा, जो बेफिक्र सा नौजवान हुआ करता था। वह संजीदा मगर खुश मिजाज था। हमा वक्त खुद में मगन रहने वाला। उसकी तबीयत की सादगी से लोग बिला वजह ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। मगर उसकी ज़ात में बहुत गहराई थी। उसके जज्बात अंदर ही छुपे रहते और सतह पर कोई हलचल न होती। वो हर वक्त मुतमईन से अंदाज में मुस्कुराता रहता। लेकिन उस वक्त आफाक के सामने 35 साल का एक ऐसा मर्द खड़ा था जो खुद से ताल्लुक तोड़ चुका था। उसके अंदर इस तरह की लहरें उठा करती थीं। लेकिन उसे चेहरे पर पुरसुकून ओढ़ रखा था। ऐसा सुकून जिसमें जामिद चुप थी। उसे देखकर हर बार लगता कि वो गहरी सोच में है, लेकिन आफाक को पता था अब उसके दिमाग को सोचने की आदत नहीं रही। वो 10 साल से जिंदगी को इस तरह से जी रहा था जैसे आखिरी पल बचे हों। आफाक उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वजदान को उसकी मौजूदगी का इल्म है भी या नहीं। वो पलकें झपकाए बगैर जमीन को देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? वजदान के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। वो यूं ही खामोश रहा। जिस तरह तुम्हें ढूंढा है, अगर दरिया में से सुई तलाश करते तो शायद वो भी मिल जाती। लेकिन तुम नहीं मिले। एक बार एक मासूम सी खबर आई थी कि तुम्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है। मगर मैंने वो खबर तुम्हारे घर वालों से छुपा ली, क्योंकि इस खबर में तुम्हारे पागलपन की तस्दीक थी। लेकिन मैंने और साजिद ने तुम्हें इस दिन में हर जगह तलाश कर लिया। पुलिस की मदद ली, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, यहाँ तक कि मुजम्मिल भाई ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। 3 साल वो तुम्हारी तलाश में दर दर भटके हैं। वो तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हो आए। फिर जैसे जैसे तुम्हारे मिलने की उम्मीद कम होती गई, उनकी हिम्मत भी जवाब देगी। अंकल तो पहले ही उनके आसरे पर थे, बिल्कुल ही ढह गए। आंटी को हमेशा ये गिल्ट परेशान करता रहा कि तुम मुझसे नाराज होकर चले गए। मैं कभी उन्हें मलिया के इंतकाल के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सका। डरता था कहीं वो सचमुच न मर जाए। फिर लंबी खामोशी के बाद पूछने लगा, क्या हम तुम्हें कभी याद नहीं आए? वजदान ने आहिस्ता से सर दाएं बाएं घुमाकर इनकार में जवाब दे दिया। कमाल है। आफा को गुस्सा आ गया। हमने वहां अपनी जिंदगियां हराम कर ली और तुम यहाँ अब्दुल्ला बने आराम से जी रहे हो। मैं आराम से नहीं हूँ आफाक। आफाक उसके चेहरे के तासरात को तो अंधेरे की वजह से ठीक अंदाजा नहीं हुआ, मगर ये कहते हुए उसकी आवाज़ का ठहराव आफाक को सुई की तरह चुभा था। बेख्तियार से गले लगाकर थपकते हुए आफाक कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा अबस्तान, तुम फिक्र मत करो। आफाक की आंखें पुरनम थी। ताजुद का वक्त हो चला था। चारपाई पर खुली आंखों से चित लेटा अबस्तान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए हुए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास आ गया और उन्हें जगाने के लिए उनके बाजू पर हाथ रखकर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। उसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखने लगे। उन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, उससे दो बातें कर लूँ, फिर तो तुमने चले जाना है। मैं कहाँ चले जाऊंगा? उसने हैरत से पूछा तो मौलवी साहब झंझला गए। तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूंगा। अभी तो उसे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? उसकी आवाज़ में तजब्जुब था। वो उसकी तरफ देखकर बोले, क्यों? तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ, लेकिन बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पास मुल्लानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थी। पता नहीं वो भी सोई थी या उन दोनों की तरह जाग रही थी। मौलवी साहब ने उसकी नजरों के ताकों में देखा, फिर जैसे उसकी उलझन को पा गए। तू हाजरा की परवाह मत कर। तेरी सगी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे हैं, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है वो नफलों का भूखा है। पहले फर्ज पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो उसकी बात काट कर बोले तो वजदान ने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल खालिक हूँ। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है। फिर एकदम संजीदा हो गए। चलो आया तो सही। करम है मालिक का। जिसने आज तक तेरे लिए रास्ता बनाया है वो आगे भी राहें खोलेगा। तू बस देखता जा। फिर आसमान पर नजर डाली। चल उठ जा बजदान मुस्तफ़ा, तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है।
फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और आफाक भी मस्जिद में बैठे वजदान की तिलावत सुन रहे थे। तिलावत खत्म हुई। मौलवी अब्दुल खालिक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ कराने लगे। उसके बाद जब उन्होंने वजदान का तारुफ करवाया तो सबके सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था। आज उसकी अपनों में वापसी थी। खुशी और गम की मिली जुली सी कैफियत थी। उनके मस्जिद में बैठे बैठे ही ये खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहां से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थीं। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था पर वजदान अजनबी था। सब औरतें औरतें उस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थीं। मौलवी साहब की हिदायत पर मलिहा का नाम लिए बगैर मुल्लानी जी नपे तुले जवाब देती जा रही थी और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेजी से दिमाग में फीड करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी। आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। मजदान को अंदर आते देखकर वो भागता हुआ उसे लिपट गया। फिर मासूमियत से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। मजदान को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। उसने मुस्कुराते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सहमी हुई आवाज में बोला, अब्बू, वो लानी जी कह रही हैं आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती मजदान की उंगलियां साकित हो गईं। उसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, नहीं ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मजदान घुटना जमीन पर टिका कर उसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर उसके गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। उस एक जुमले ने बच्चे को पुरसुकून कर दिया और उसने अपनी बाहें वजदान के गले में डाल दी। वजदान को शरारत सूझी। उसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर हसन, बाप कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर उन दोनों की तरफ आए और बच्चे को हाथ पकड़कर वजदान की हल्के से निकालकर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात है जो तुमने पूछी है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं। अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? वो लानी जी तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, उनको कैसे इनकार करें? हक बनता है, पर उसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर वजदान की तरफ हाथ से इशारा करके कहा, इसका वारिस ये बैठा है, हक बनता है इसका। अगर इनकार कर सकती है तो कर दे। मुल्लानी जी ने बेसाख्ता रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पर रखकर चेहरा छुपा लिया। आफाक ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर दोनों वजदान को देखने लगे जो सर झुकाकर खड़ा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मौलवी साहब एक नज़र उसके बेचैन चेहरे पर डालकर बोले, तुझे पता है अब्दुल्ला तेरे घर में क्यों है? मुल्लानी जी से पूछकर वो खुद ही कहने लगे, क्योंकि हमारे आंगन में उसके नाम का तावीज़ गड़ा है और ये है उसका तावीज़। उन्होंने बच्चे के इशारे पर हाथ रखा। ये नहीं गया तो अब्दुल्ला नहीं जाएगा। इसका जाना ज़रूरी है हाजरा। इसके जाने में रुकावट न डाल। माँ बाप की आंखें तरस गई होंगी। 10 साल कम नहीं होते। मेरा आंगन खाली हो जाएगा मौलवी साहब। वो सुती हुई आवाज में बोली, मुझे पता तो था जिसने दिए हैं वो लेने पर भी कादिर है। फिर दिल क्यों लगाया हाजरा? उनकी आज़ुर्दगी बता रही थी कि दिल तो वो भी लगा चुके थे। वो उठकर वजदान के पास आए। पहले लगता था उसे उसकी माँ अपने लिए पैदा करके छोड़ गई, पर अब यकीन हो चला है उसकी माँ ने उसे पैदा ही तेरे लिए किया था। सोने रब का यही खेल है, बंदा बंदे से जुड़ा रहे इसलिए तकदीरें जोड़ दी जाती हैं। अब अगर उसकी तकदीर ही तेरे खाते में लिखी है तो कोई क्या रोके। जा, इसे भी अपने साथ ले जा। शुक्रिया मौलवी साहब। कल से जो बेचैनी उसमें फैली थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। अब वो पुरसुकून नजर आ रहा था। फिर उसने जाकर पीछे से बुलानी जी के कंधों पर हाथ रख दिया। दिल छोटा क्यों करती हैं बुलानी जी? मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे मिलने आया करूँगा। बुलानी जी ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और गुलूगीर आवाज में कहा, जल्दी जल्दी आना अब्दुल्ला, तेरे बगैर जी उदास रहेगा। अब ये सब छोड़ और जल्दी जाकर हांडी रोटी का कर। दोपहर के खाने के बाद चौधरी साहब की गाड़ी आ जाएगी, उन्हें लाहौर ले जाने। वहां से कल सुबह उन्हें कराची की फ्लाइट पकड़नी है। वो उनका ध्यान बटाने के लिए तेज तेज बोलने लगे। कमरे में आकर उसने बैग अलमारी पर से उतारकर बिस्तर पर रखा। फिर अलमारी में से अपने और अपने बेटे के कपड़े निकालकर पैक करने लगा। मुनीर हसन और आफाक दोपहर के खाने पर चौधरी नवाज की हवेली में मौजूद थे। खाने के बाद वो दोनों रुखसत लेकर चल पड़े। आफाक ने कल वाली जगह पर ही जीप रुकवा ली और बाकी का रास्ता पैदल तय करके बाप बेटे मौलवी साहब के घर पहुंचे तो वहां मेला लगा हुआ था। सब घर वाले वजदान को अल्लाह हाफिज कहने दरवाजे पर जमा थे। सबसे फर्दन फर्दन मिलते वजदान ने उन दोनों को आते देखा तो बाकी सबको छोड़कर मौलवी साहब के गले लग गया। फिर अलग होकर कहने लगा, मैं उन लोगों में से था जिनका ईमान मशरूत होता है। जब तक दुआएं कबूल होती रहती हैं अल्लाह की हम्दो सना करते रहते हैं। पर जहाँ अपनी मर्जी में 19-20 का फ़र्क आया, अल्लाह पर से यकीन ही उठ गया। मानते हैं वो कादिर मुतलक है, पर उसकी कुदरत को अपनी ख्वाहिशात के ताबे भी करना चाहते हैं। चाहते हैं कि वो वही करे जो हमारी मर्जी है, और अगर ऐसा ना हो तो जकड़ने लगते हैं जैसे नवोज़ु बिल्ला वो हमारी मर्जी का पाबंद है।
और हमारी मंशा से हटकर उसने कोताही की है। अल्लाह पर एतराज़ उठाना कुफ़र की निशानी है, और वो बदनसीब लोग कुफ़र की पस्तियों में उतरते चले जाते हैं, मगर बेखबरी ऐसी है कि सर उठाकर फ़ख्र से कहते हैं, हम साहिब ईमान हैं। मैं कुफ़र के गड़े में गर्दन तक धंस चुका था और करीब था कि वो मेरे दिल पर कुफ़र की मोहर लगा दे, लेकिन आपने हाथ पकड़कर मुझे उन पस्तियों से निकाल लिया। मौलवी साहब यूं मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे ने नादानी की बात कह दी हो। ओ झलिया, किसी दिल में ईमान की रोशनी किसी के डाले से नहीं डलती। ये मौजज़ा तो अल्लाह के हुक्म से होता है। जब उसने ही तेरी आखिरत संवारने का बीड़ा उठा लिया, तो फिर तू कौन होता है अपनी आखिरत खराब करने वाला। कभी कभी दिल करता है तुझसे हसद करूं। ऐसा क्या है तुझ में जो उसने तेरे दिल में अपनी लौ को बुझने नहीं दिया। मैं बस उसका बंदा हूँ मौलवी साहब, और अपने बंदों पर एहसान करना उसकी आम आदत है। उसके एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता। पर आपके एहसान भी मुझ पर कम नहीं है। आपके पास खाली हाथ आया था, मगर जाते हुए मेरा दामन भरा हुआ है। पुख्ता ईमान, कामिल यकीन और सब्र से इस्तकामत से, ये सब मैंने आपसे सीखा है। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मौलवी साहब। जो कुछ भी यहाँ सीखा है, उसे उम्र भर याद रखना और अमल भी करना। एहसान उतर जाएगा। मौलवी साहब बड़ी मतानत से एहसान उतारने का तरीका बता रहे थे, फिर उसका इशारा थपथपाकर बोले, अल्लाह हाफ़िज़। और वो अल्लाह हाफ़िज़ कहता दोबारा उनके गले से लग गया। फिर उनसे मिलकर मुल्लानी जी के पास आया, जो बच्चे को साथ लगाए खड़ी थीं। अल्लाह हाफ़िज़ मुल्लानी जी। मुल्लानी जी को बाजू में लेकर उसने कहा, फिर अपना सर उनके आगे झुका दिया। वो वजदान के सर पर हाथ फेरकर बोसा देकर बोली, अल्लाह के सपुर्द। चलो वजदान, देर हो रही है। आफाक उसके पास आकर बोला, मैं बस बैग लेकर आता हूँ। वो सारे लाकर कहता दरवाजे से अंदर सहन में आ गया। उसने कंधे से लगाने के लिए बैग का स्ट्रैप हाथ में पकड़ा ही था कि किसी ने बैग पर हाथ का दबाव डालकर उसे रोक दिया। उसने पलटकर उस नाजुक हाथ को देखा, फिर सर उठाकर सामने देखते ही उसके अंदर हलचल मच गई। मलिहा दोनों पांव ऊपर रखे चारपाई पर बैठी थी, और उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर बैग पर रखा हुआ था। उसकी आंखों की गहरी झीलों में तुगयानी थी। उसके चेहरे पर एक खौफ सा था, और गुदास होंठों की कपकपाहट खामोशी की जुबान से बजदान को रुक जाने के लिए कह रही थी। और यकीनन बेबसी की इंतहा होती होगी, जहाँ एक आंखें डुबडुबा जाएं। मजदान स्ट्रैप वाला हाथ नीचे गिराता चारपाई पर बैठ गया। मैं क्या आपको भूल जाता हूँ जो बार बार याद दिलाने चली आती हैं। कैसे यकीन दिलाऊं कि आप यहाँ हैं। चाहूँ तो भी मरते दम तक आपको भुला नहीं सकता। कहते कहते उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया था। कौन जाने जिंदगी का मौत से कितना फासला है, पर आपका यूं आना जाना मुझे मरने से पहले 1000 बार मार देगा। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। जब तक सांसें हैं तब तक तो जी लेने दें। ये इल्तिजा गिरां गुजरी थी। मलिहा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मजदान में इस मंजर को देखने की ताब नहीं थी। धीरे से बोला, मुझे इजाज़त दीजिए। मलिहा ने सख्ती से पलकों को बंद किया और सारे आंसू एक साथ गिरा दिए। फिर धीरे से अपना हाथ समेट कर उठा लिया। आज शायद मलिहा को सचमुच वजदान पर रहम आ गया था। वजदान ने बेयकीनी से उसे देखा, जो चेहरे को जरा सा मोड़े यूं दूसरी तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसका जाना देखा न जाए। वजदान को उसके पास से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। जानता था उसका जाना मलिया से सहा नहीं जाएगा। लम्हा लम्हा खुद किसी को खुद से दूर होते देखना आसान नहीं, और यह मुश्किल काम हमेशा वजदान ने किया था। मलिया को बस एक बार से खुद से दूर कर जाते देखना पड़ा था, और उस दिन वजदान के जाने से मलिया की जान चली गई थी, मगर जाना मजबूरी थी। वजदान ने नज़र चुरा के स्ट्रैप कंधे पर रखा और आहिस्तगी से उठ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बेख्तियार पलट कर देखा। वो जा चुकी थी। वजदान को शिकायत सी होने लगी, खुद से मेरा जाना देखा नहीं जाता और मुझे बार बार इस इम्तिहान में डालती हैं। फिर वो मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। आफाक को मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठलाता। वो दम बखुद सा वजदान की तकलीद में घर से बाहर आ गया। जिंदगी का यह नया मोड़ यू टर्न साबित हुआ था। वजदान अजीब नज़रों से अपने घर के गेट को देख रहा था, जहाँ से 10 साल पहले क़यामत की रात को उसने एक दिल दहला देने वाले सफ़र का आगाज़ किया था। आज वो सफ़र ख़त्म हुआ। आफाक ने टैक्सी की डिग्गी में से बैग निकालकर पैसे देकर ड्राइवर को फारिग किया, फिर गेट के पास आकर घंटी बजा दी। 11-12 साल के बच्चे ने छोटा गेट खोलकर बाहर गर्दन निकाली, फिर पूरा बाहर आ गया। आफाक अंकल, आप आ गए, और लाहौर से मिली चॉकलेट चॉकलेट्स लेकर आए हैं ना। ओह नो। आफाक ने अपना माथा पीटा। सॉरी जोरावर सवार बेटा, तुम्हें चॉकलेट्स अभी नहीं मिल सकती। वो मेरे सामान में है, और सामान मैंने एयरपोर्ट से ही पापा के साथ घर भेज दिया। चलो खैर, शाम में ले आऊँगा। बच्चे को उदास होते देखकर आफाक जल्दी से बोला, प्रॉमिस। उसने उंगली दिखाकर मशकूक अंदाज में कहा, का प्रॉमिस। तो ठीक है, मगर मनाहिल को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो मोटी सारी चॉकलेट्स खा जाएगी। उसने फौरन राजदारी का वादा किया। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये कौन है। अब उसकी नज़र सर उठाकर अपने घर को देखते हुए जान पर पड़ी थी। आफाक की होंठ मुस्कुराने लगे।
फिर वो बच्चे के पास आकर सरगोशी से बोले, जाकर दादी से कहो वजदान चाचू आए हैं। ये वजदान चाचू हैं? वो इतनी जोर से बोला कि आफाक कानों पर हाथ रखकर पीछे को हट गया। वजदान भी उस तरफ देखने लगा था। ये सरप्राइज मेरे लिए नहीं है, अंदर जाकर दादी को बताओ। और हाँ, आवाज इससे दुगनी होनी चाहिए। वो कान मसलते हुए कह रहे थे। अरे जा ना यार। आफाक ने आंखें फाड़कर वजदान को देखते बच्चे को जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेला। वो भी जैसे होश में आ गया और चिल्लाता हुआ अंदर भागा। दादी दादी, वजदान चाचू आ गए। उसे भेजकर आफाक ने बैग उठाकर कंधे पर रखा, फिर जैसे बच्चे की उंगली पकड़कर वजदान से कहा, जनाब, आपको आपके घर में आने का दावतनामा मैं तो दूंगा नहीं, इसलिए खुद ही अंदर आ जाएं। और वो बच्चे को लिए अंदर चला गया। ज़बार के लाउड स्पीकर ने काम दिखाया था। आयशा मुस्तफ़ा और अनीका आगे पीछे चेहरों के साथ बरामद हुई थीं, मगर आफाक को देखकर उनकी आंखों की जोत बुझ गई। तभी वजदान सर झुकाए छोटे गेट से अंदर आया था। वो सीधा हुआ, उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही आयशा मुस्तफ़ा दीवानी हो गई। वो तेजी से उसकी तरफ आई और उसे अपने साथ लिपटा लिया। सावन भादों की तरह उनकी आंखें बरस रही थीं। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लिए पलकें झपक झपक कर उसे देखने लगी। कैसे हो बेटा? थक चुका हूँ, उसे धीरे से कहा और आयशा मुस्तफ़ा की ममता उमड़ आई। माँ वारी, कहकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो बेतहाशा उसके सर और शानों को चूम रही थी। उसे माँ का चेहरा याद आया था या नहीं, मगर ममता ने अपनी पहचान करा दी थी। बचपन में जब वो खेलते खेलते थक जाता तो माँ की गोद में आकर सो जाता। आज तो उसके साथ बरसों की थकन थी और उसने अपने बाजू उनके गिर्द फैला लिए और आंखें सुकून से बंद कर ली। आयशा, ये जवार क्या कह रहा है? मुस्तफ़ा अजीम की कांपती आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुड़ी और वजदान उनकी निगाहों के सामने आ गया। वजदान? उन्होंने सरगोशी में उसका नाम लिया, फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चले आए। उनके कदमों में लड़खड़ाहट थी और उनका चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वह बेयकीनी से उसे देखते रहे, फिर खींच कर उसे गले लगा लिया। कितनी ही देर उसे सीने से लगाए खड़े रहे। आखिर आफाक आगे आया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अंकल। आए अंदर चल कर बैठते हैं। चले भाभी, सबको अंदर ले आए। उसने गुमसुम खड़ी अनिका से कहा, जो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो चौंकी, फिर जल्दी जल्दी कहने लगी, हाँ हाँ अंदर चलो। आए अम्मी अब्बू, आप भी चलें। पत्थर वजदान के बाजू पर हाथ रखकर उसका चेहरा गौर से देखते हुए बोले, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। अब आए हो तो दरवाजे पर ना खड़े रहो। सबको बिठाकर लाउंज के पंखे चलाती वो खुद भी बैठ गई, मगर फौरन ही उठ गई। अरे, मुजम्मिल को बताने का ख्याल ही नहीं। मैं उन्हें फ़ोन करके आती हूँ। वो फ़ोन करके लौटी तो हर कोई खामोश था। बड़े सोफे पर मुस्तफ़ा अज़ीम मजदान को पहलों में लिए बैठे थे, जो साकित नज़रों से टेबल को घूर रहा था। दूसरी तरफ उसका हाथ पकड़ के बैठी आयशा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आंसू भी पूछती जा रही थी। आफाक अलग मजदान के बेटे को साथ लिए गुमसुम बैठा था और खुद अनीका के दोनों बच्चे कोने में छुपे आने वालों का जायजा ले रहे थे। अनीका इस खामोशी पर हैरान हुई। ये क्या भाई, इतने सालों बाद वजदान लौटा है, फिर भी गुमसुम बैठे हैं। कुछ बोले अम्मी और अब्बू? आप भी जरा साहबजादे के कान तो खींचे। आखिर इसने हमें इतना परेशान क्यों किया? सवाल तो बहुत से करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वजदान मुझे छोड़ के जा सकता है। ये मेरे बगैर 10 दिन नहीं रह सकता था, आज 10 साल गुजार कर आया है। मैंने 10 साल नहीं गुजारे अब्बू, 10 सालों ने मुझे गुजार दिया। उनकी बात पर वजदान अजीब से लहजे में बोला, कैसी बातें कर रहे हो? आयशा मुस्तफ़ा को उसका ठहरा हुआ लहजा खौफजदा कर रहा था। कुछ तो माँ बाप का ख्याल करो वजदान, तुमने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। ये कहकर वो रोने लगी तो अनीका उठकर उन्हें चुप कराने लगी। गेट पर किसी ने बेल बजाई। क्या बात है? मुजम्मिल तो भाई के आने का सुनकर उठ के आ गए। मुजम्मिल की आमद का अंदाजा लगाकर अनीका हंसती हुई उठ गई। कुछ सेकंड पर मुजम्मिल दौड़ता हुआ लॉन्ज में आया था। मुजम्मिल, देखो जरा कौन आया है। मुस्तफ़ा अजीम अब समझ चुके थे, मुस्कुराकर बोले, आपने इससे पूछा ये अब यहाँ क्यों आया है? उसका चेहरा तमतमा रहा था। मजदान को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी थीं, मगर लहजा अजनबियत लिए हुए था। फिर चुटकी बजाकर मजदान को उठने का इशारा करते हुए वो सख्त आवाज में बोले, उठो और अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या कह रहे हो मुजम्मिल? इतने सालों बाद तो वो आया है और तुम ऐसे जाने को कह रहे हो? आयशा बेचारगी से बोली। बाकी भी हर कोई इस सूरत हाल पर घबरा गया था। मुजम्मिल धाड़ा, ये यहाँ नहीं रह सकता। मुस्तफ़ा अजीम भड़क गए। बस करो मुजम्मिल, तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है। उसने जाने का फैसला किया, आपसे पूछ कर किया था। सुकून से बैठे फैजदान को अपनी तरफ देखता पाकर वो गुस्से से बोला तो अनीका परेशान हो उठी। छोड़िए मुजम्मिल, अब तो वो लौट आया है। मुजम्मिल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा,
अरे! इसका क्या भरोसा, कल फिर उठकर निकल पड़े। मुझे क्या ढूँढने के सिवा और कोई काम नहीं। जब दिल जहाँ चले गए, जब दिल जहाँ आ गए, कोई मज़ाक है? दिल का, मोहब्बत इसकी, जज़्बात उसके, बाकी हम सब तो बेहिस हैं। बोलते-बोलते वो एकदम आँखों पर हाथ रखकर पलट गए, फिर एकदम मुड़ा और फैज़ान को बाजू से पकड़कर उठाते हुए अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसने देखा उसकी आँखें नम हो रही थीं, फिर वो वार्निंग देने के अंदाज़ में बोला, "अब अगर तुम बताए बगैर कहीं गए तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा।" वो उसे गले लगाए कह रहे थे, "आइंदा पर क्यों छोड़ते हैं मुज़म्मिल भाई, अभी तोड़ दें, ना टाँगें होंगी, ना कहीं जा सकेगा। अब तो ये हिस्ट्री शीटर अब तो ये हिस्ट्री शीटर हो गया है।" आफ़ाक़ हँसकर बोला, "मजदान तुम्हें कहाँ मिला?" कुछ देर बाद जब सब नॉर्मल होकर बैठ चुके और अनीका सबको स्क्वैश सर्व करने लगी, तो मुज़म्मिल ने बातों के दौरान आफ़ाक़ से पूछा। आफ़ाक़ ग्लास टेबल पर रखकर सोफ़े पर आगे होते हुए बोलने लगा, "आपको पता तो है, मैं लाहौर गया हुआ था। वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में पापा किसी चौधरी नवाज़ के हक़ में केस लड़ रहे थे, जिनका बॉर्डर के पास वाक़ गाँव चंगवाली में अपने ही गाँव के बारसूख शख़्स के हाथ ज़मीन के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। पापा की तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब रही थी, इसलिए जब फ़ैसले की तारीख़ आई तो मैं पापा के साथ चला गया। फ़ैसला चौधरी नवाज़ के हक़ में हुआ और उन्होंने खुश होकर पापा को घर आने की दावत दे दी। मैंने सोचा अच्छा है, गाँव की खुली फ़िज़ा में उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। 2-3 दिन के लिए पापा को लेकर गाँव चला गया। वहीं मुझे वजदान मिला। पिछले 10 साल से एक गाँव के मौलवी साहब के साथ रह रहा था। मौलवी साहब का ज़िक्र करते हुए आफ़ाक़ को वजदान के मुतालिक उनकी बातें याद आईं और वह एक हाथ से पेशानी मसलते सोच में डूब गया। वजदान का बेटा अब तक तो चुप करके बैठा आंखें घुमा-घुमा कर एक-एक को देख रहा था, मगर मौलवी साहब का नाम सुनकर वो मचल गया और अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ वजदान के बाजू से आ लगा। "अब्बू, घर चलें। बेटा, अब हम यहीं रहेंगे।" वजदान ने प्यार से समझाया, पर वो माना ही नहीं और कहता रहा, "नहीं अब्बू, ये घर अच्छा नहीं है, मौलवी साहब के पास चलें।" अभी तक किसी ने बच्चे की मौजूदगी को अहमियत नहीं दी थी और अब वो मुंह बसोड़ता बच्चा वजदान को अब्बू कह रहा था। आफाक को छोड़कर हर कोई उस तरफ मुतवज्जा हो गया जो अभी तक अपनी सोच के ताने बाने बुन रहा था। ये तुम्हारा बेटा है? मुस्तफ़ा अजीम हैरत के साथ वजदान से गोया हुए। वजदान ने उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ। और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इधर आओ मेरे पास।" मुस्तफ़ा अजीम ने हाथ पकड़कर बच्चे को खुद से करीब कर लिया। हम तुम्हारे दादा हैं, हमें बताओ, अब्बू से क्या कह रहे थे? मौलवी साहब के घर जाना है। उसकी फरमाइश पर वो बोले, तुम्हें घर पसंद नहीं? बच्चे ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिला दिया। मुस्तफ़ा अजीम मुस्कुराकर बोले, लेकिन आपको ये घर तो अच्छा लगना चाहिए। ये आपके दादा का घर है, आपके अब्बू का घर है, मेरा नहीं है। बच्चा काफी होशियार था। लिस्ट में अपना नाम ना पाकर पूछने लगा। मासूमियत से पूछे गए सवाल की चालाकी पर सब हंस पड़े तो वो पजल सा हो गया। मुस्तफ़ा अजीम उसे प्यार करते हुए बोले, सबसे ज्यादा तो ये घर आपका ही है, बल्कि सिर्फ आपका है। अगर मैं और अब्बू तुम्हारे ठीक से ख्याल ना रखे तो मैं घर से बाहर निकाल देना। ठीक है। उसकी सआदत मंदी से कहने पर एक बार फिर सब हंस पड़े। मुझे तो अपने पोते से मिल लेने दें। आयशा बेताब हुई जा रही थी। जल्दी से बोलकर बच्चे को अपने पास बुलाकर बुलाकर गोद में बिठा लिया। मुज़म्मिल भी उठकर उनके पास आ बैठा और बच्चे को प्यार करने लगा। मैं तुम्हारी दादी हूँ और ये तुम्हारे ताया अबू हैं। उन्होंने अपना और मुज़म्मिल का तारुफ करवाते हुए कहा, अगर तुम हमारे पास रहोगे तो ताया अबू रोज तुम्हें सैर पर लेकर जाएंगे। रोज? वो रोज को लंबा खींच कर बोला, हाँ रोज। गवार और मनाहिल को भी मैं रोज सैर पर लेकर जाता हूँ, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। फिर वो अपने बच्चों से बोला, सवार, मनाहिल, इधर आओ बेटा। देखो विजदान चाचू का बेटा आया है। बच्चे कोने से निकलकर बाप के पास आ गए। मुजम्मिल और अनीका उनका आपस में तारुफ कराने लगे तो आयशा वजदान की तरफ मुतवज्जे हुई। बेटी को तो ले आए वजदान, पर बेटी की माँ कहाँ है? उनकी शोखी के जवाब में वजदान पल भर को चुप सा हो गया, फिर आहिस्ता से कहा, वो तो उसे पैदा करके छोड़ गई। वजदान की झुकी हुई आंखें, रुका हुआ लहजा, इन सबको जैसे सांप सूंघ गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे पल भर में बुझ गए थे। माहौल के बोझलपन को कम करने के लिए मुस्तफ़ा अजीम मसनूई बशाशत का सहारा लेकर बोले, अनिका बेटे, बच्चा लंबा सफर से आया है, जरा उसे नहला धुलाकर कपड़े बदलवाओ ताकि हमारा पोता शहजादा लगने लगे। वो फौरन उठ गई। चलो, ताई हमें नहलाकर पाला पाला सब बच्चा बना देंगी। आप रहने दें, मैं नहला देता हूँ। वजदान फौरन बोलता हुआ उठ गया। अनिका हंस दी। ये काम औरतों के करने के हैं। वजदान ने बताने से जवाब दिया, आप ठीक कह रही हैं, मगर उसके पास माँ ही नहीं जो उसके काम करती, इसलिए ये सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा चलो, मुझे इसके कपड़े तो निकाल दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। वजदान ने आफाक के पैरों के पास रखा बैग उठाया और अनीका की तकलीफ में चल पड़ा। उनके जाने के बाद मुजम्मिल ने सोच में डूबे आफाक को देखा, फिर उठकर उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया और अचानक उसकी आंखों के सामने जोर से चुटकी बजाई तो आफाक हड़बड़ा गया।
क्यों भाई? ये तुम दोनों दोस्तों को गुम होने की बीमारी है। वो चलते चलते गुम हो जाता है, तुम बैठे बैठे गुम हो जाते हो। मुजम्मिल भाई, मुझे आपसे वजदान के बारे में एक अहम बात करनी है। उसके मजाक के जवाब में आफाक संजीदगी से बोला। क्या बात है? मुजम्मिल भी संजीदा हो गया। देखें, बात कुछ इस किस्म की है कि आपको हौसले से सुननी होगी। ऐसा क्या हो गया आफाक? आयशा तो बात सुनने से पहले ही हाथ पांव छोड़ दिए। आफाक जल्दी से बोला। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आंटी, इसमें कोई शक नहीं, बात परेशानी की है। मगर ऐसा नहीं कि इस परेशानी को हल ना किया जा सके। तुम बात बताओ आफाक। मुस्तफ़ा अजीम को उसकी पहेलियां बुझवाने से उलझन हो रही थी। दो टोक अंदाज में कहकर वो खुद को किसी बुरी खबर के लिए तैयार करने लगे। आफाक ने कहना शुरू किया। दरअसल बात यह है कि मलिहा का इंतकाल हो चुका है। इतना बोलकर वो किसी रद्द अमल के इंतजार में रुका, मगर वहां तासुरात बेजान ही रहे, बल्कि उसे रुकता देखकर मुजम्मल सपाट लहजे में बोला। हाँ फिर? आफाक ने अफसोस से उसे देखा। इतने साल बाद भी उनके दिलों में मलिहा के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने अफसोस को झटक कर कहने लगा। फिर ये कि वजदान इस सदमे को सह नहीं सका और उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। या आम लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि वो पागल हो गया था। अब आफाक ने उनके चेहरों पर जान करने के तासुरात देखे थे। आफाक का दिल खराब होने लगा। अपने बेटे को सही सलामत देखकर भी उसके गुजरे हुए हाल को सुनकर इतनी परेशानी, और मेरी बहन की मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। मामला अगर उसके अजीज दोस्त का ना होता तो शायद वो उठ ही जाता। पर कड़वा घूंट भरकर कहता गया। वजदान मौलवी साहब के पास इसी पागलपन की हालत में पहुंचा था, मगर फिर इनकी कोशिशों और कुछ बच्चे की खातिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभाल लिया और नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजारने लगा। मगर असल मसला यही है कि वो बज़ाहिर नॉर्मल नजर आता है, मगर अभी तक उसकी जहनी हालत ठीक नहीं हुई। और उसका सबूत ये है कि उसे 10 साल पहले की अपनी ज़िंदगी याद नहीं रही। मुस्तफ़ा अजीम जल्दी से बोले। ये तुम कैसे कह सकते हो जबकि तुमने खुद देखा है वो हमसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है। आपको अगर उसका अंदाज नॉर्मल लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपने उसके रवैये को महसूस नहीं किया। अंकल, आप महसूस करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि उसके रवैये और आंखों में कितनी गैरियत है। आयशा बोली। वो गैरियत नहीं, नाराज़ी है। नाराज़ तो वो पहले से था, मलीहा के बाद नाराज़ी और बढ़ गई होगी। इसीलिए वो ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। आप समझ नहीं रही। जब मैं गांव में वजदान से मिला तो वो मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे उसे अपने तारुफ करवाना पड़ा था। लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों चला आया? मुजम्मिल ने नुक्ता उठाया। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात हमारे शऊर में जमा होते रहते हैं। जब हम कोई बात भूल जाते हैं तो दरअसल वो हमारे शऊर से निकलकर लाशऊर में चली जाती है। हो सकता है वजदान के लाशऊर में पहचान हो, लेकिन उसका शऊर मुझे पहचान नहीं पा रहा। और इसी कन्फ्यूजन में ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर पा रहा है और ना एक्सपेक्ट कर एक्सेप्ट कर रहा है। उसके मोहताज रवैये से तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल ये बात तो कोई ज़हनी अमराज का माहिर ही सही तौर पर बता सकता है कि ऐसा क्यों है। हमारे कहने का मतलब है कि हम एक मफरूज़े की बुनियाद पर वजदान को पागल करार देकर साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। वजदान अजीम के लहजे में नागवारी थी। आफाक बुरा मुंह बनाए बगैर आसान से बोला। बात सिर्फ एक मफरूज़े की नहीं अंकल, वजदान को इल्यूजन भी होते हैं। कैसे इल्यूजन? मुजम्मिल ने पूछा। उसे मलीहा नजर आती है। आफाक ने जवाब दिया। वो तीनों कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे, मगर आफाक कहता गया। पहले मुझे भी मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर मैंने अपनी आंखों से वजदान को अकेले बैठकर बातें करते देखा है। वो बोलते हुए इस तरह सामने की तरफ देख रहा था जैसे वहां पर कोई मौजूद हो। फिर वो तवक्कुफ के बाद हमदर्दी से बोला। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ। मुझे भी इस तरह सोचकर बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर वजदान को कोई जहनी मर्ज लाक है तो फौरन इलाज ज़रूरी है। पहले ही 10 साल की ताखीर हो चुकी है। फिर तसल्ली देने के लिए कहने लगा। लोग ये समझते हैं कि जहनी मरीज कभी ठीक नहीं होते, मगर ये सोच गलत है। जहनी मर्ज भी नज़ला ज़ुकाम की तरह होते हैं। इलाज कराने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इलाज न कराने से मर्ज बढ़ भी सकता है, बिगड़ सकता है। मेरा तो ख्याल यही है कि अगर एक बार बचतान को साइकियाट्रिस्ट से मिलवा लिया जाए तो बेहतर होगा। वो ऐसे से कहकर चुप हो गया, फिर कुछ देर के बाद जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर पलट कर बोला। आप चाहे मेरी बातों पर यकीन करें ना करें, मैं इतनी एहतियात ज़रूर लेकिन इतनी एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि वजदान से उसके माजी के बारे में ऐसी कोई बात ना पूछें जो उसे हर्ट कर सकती हो, ख़ास तौर पर मलिया के बारे में। फिर वो अल्लाह हाफ़िज़ कहकर चला गया और वो तीनों उसकी बातों में इतना उलझ गए थे कि उसे खाने पर रोकने का ख्याल ही नहीं आया। क्या बात है? जितनी बार आती हूँ आप लोग खोए हुए मिलते हैं। अनिका लाउंज में आई तो उनके चेहरों पर सोच की परछाइयां देखकर बोली। वजदान कहाँ है? मुजम्मिल ने पूछा। बच्चों के साथ बाथरूम में अपने बेटे को नहला रहा है। साहबजादे ने उधम मचा रखा है। वो हल्के से अंदाज में बोलकर मुस्कुराने लगी तो मुजम्मिल ने उसे देखकर कहा। इधर आकर बैठो।
अपने शोहर के लहजे की संगीनी को महसूस करके उसने गौर से सास ससुर का जायजा लिया। उनके चेहरे भी सुते हुए थे। क्या बात है? उसने बैठकर पूछा। फिर मुजम्मिल ने आफाक की कही सारी बातें उसके सामने रख दी। वो सुनकर खामोश हो गई, फिर कहा, अगर मजदान मलिया के लिए घर छोड़ सकता है तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो मलिया की मौत के सदमे से पागल हो जाए। तुम यकीन करती हो? मुजम्मिल बोला। यकीन न करने की कोई वजह भी तो नहीं। मलिहा के लिए उसकी फीलिंग्स किसी से छुपी हैं? और यह याददाश्त वाली बात? मुजम्मिल ने आपके ज़रा टेढ़ा सवाल किया। वो सोचते हुए बोली, कहना मुश्किल है लेकिन मैंने वजदान में गायब दिमागी की कैफियत महसूस की है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो याददाश्त खो चुका है। वो चुप हुई तो मुजम्मिल बोला, तुमसे ये सारी बातें कहने का मकसद है कि तुम इस बात का ख्याल रखो कि घर में ऐसी कोई बात ना होने पाए जो उसे डिस्टर्ब कर दे। पता नहीं आफाक का अंदाज़ा सही है या गलत, लेकिन एहतियात करना बेहतर है। मैं ख्याल रखूंगी। फिर मजीद कहा, आप अम्मी अबू को लेकर आ जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। फैज़ान अपने बेटे के साथ खाने की टेबल टेबल पर आया। फैज़ान ने पहले बच्चे को कुर्सी पर बिठाया, फिर अपने लिए कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके बाद वो बेटे की प्लेट में खाना निकालने लगा तो अनीका ने उसके हाथ से सालन का चमचा लेकर कहा, तुम आराम से अपना खाना खाओ, इसे मैं खिला दूंगी। और बच्चे के लिए खाना निकालने लगी। फैज़ान ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया और अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगा। अनीका ने बस खाना निकाल कर दिया। उसके बाद वो खुद ही निवाले बना बनाकर सफाई से खाने लगा। अनीका उसके बराबर वाली चेयर पर बैठ गई और सालन का डोंगा अपनी तरफ करते हुए उसे बोली, बाथरूम में तुमने ऊधम मचा रखा था, पर अब कैसे शराफत से खाना खा रहे हो? अब्बू कहते हैं खाने के बाद शरारतें नहीं करते। छोटे बच्चे की संजीदगी बड़ी पुरलुत्फ लगी। वो मुस्कुराकर बोली, बातें बड़ी बड़ी करते हो, पर तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। आपने पूछा कब? मुस्तफ़ा अजीम को पानी पीते हुए अछू लग गया। संभल कर अनीका, आखिर वकील का बेटा है। फिर उससे बोले, चलो अब पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? काका। उन्होंने उसका मासूमियत भरा चेहरा गौर से देखा। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये बच्चा बहुत होशियार है। उन्हें शक हुआ वो मजाक कर रहा होगा। काका तो अबू कहते होंगे, असल नाम क्या है? नाम तो यही है। हिचकिचाकर बोलते वो वजदान को देखने लगा तो मुस्तफ़ा अजीम उससे बोले, वजदान अपने बच्चे का नाम तो बता दो। वो सोच में पड़ गया। नाम तो कोई नहीं है। क्या? आयशा हैरान रह गई। हद हो गई वजदान, बच्चा इतना बड़ा हो गया और तुमने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा। तुम्हें ख्याल ही नहीं आया। वो जुस होने लगा तो मुजम्मिल जल्दी से बोला, इट्स ओके यार, नहीं रखा तो आप रख लेते हैं। बल्कि अबू, मेरे बच्चों के नाम भी आपने रखे हैं तो वजदान के बेटे का नाम भी आप ही रख दें। मुस्तफ़ा अजीम खाना छोड़कर नाम सोचने लगे। शयान मुस्तफ़ा कैसा रहेगा? आयशा बोली, एकदम मेरे पोते की शयान शान। क्यों वजदान, नाम पसंद आया? हाँ, शयान अच्छा नाम है। उसे भी दिलचस्पी हुई। इसका मतलब शयान मुस्तफ़ा फाइनल है? मुजम्मिल ने पूछा। बिल्कुल। अनीका ने कहा तो मुजम्मिल बच्चे की तरफ देखकर बोला, अब बताओ भतीजे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम शयान मुस्तफ़ा है। फैज़ान को खाने में ज़रा भी रुग़बत नहीं थी। बस शयान के इंतज़ार में बड़ी देर के बाद निवाला मुँह में रखता और आराम-आराम से चबाने लगता। शयान खा चुका तो उसने भी खाने से हाथ खींच लिया। अरे ये क्या फैज़ान, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। आयशा टोक कर बोली, बस अम्मी, और दिल नहीं चाह रहा। वैसे भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, फिर शाम में बात करेंगे। उन्होंने होशदिली से इजाज़त देते हुए कहा, मगर फैज़ान कुर्सी से उठा ही नहीं। उसे सर झुकाकर सोच में डूबे देखकर मुस्तफ़ा बोले, क्या सोच रहे हो? उसे लगा जैसे वो झिझक रहा है, फिर धीरे से बोला, मेरा कमरा कहाँ है? सबने दुम साध लिए। 10 क्यों 20 साल भी गुजर जाएं, तब भी कोई अपने कमरे का रास्ता नहीं भूलेगा। तुम चलो मैं बताती हूँ। अनीका ने सिचुएशन को संभाल लिया था। विद्या ने शयान का हाथ पकड़ा और अनीका के पीछे पीछे डाइनिंग रूम से निकल गया। मुजम्मिल हाथ में पकड़ने वाला प्लेट में रखकर उठ गया। कहाँ जा रहे हो मुजम्मिल, पहले खाना तो खत्म कर लो। मुतफक्र से मुस्तफ़ा अजीम उसे खाने के बीच में उठता देखकर बोले। मुजम्मिल ने पलटकर धीरे से कहा, एक दोस्त को फ़ोन करने जा रहा हूँ। उसके ताया बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। उसका मतलब समझकर मुस्तफ़ा और आयशा चुप के चुप रह गए। फिर मुस्तफ़ा अजीम पस्त आवाज़ में बोले, कोशिश करना कल की अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुजम्मिल ने उनकी तरफ देखा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया था। मुजम्मिल ने उसकी खबर आफाक को भी दे दी। एक वही तो था वजदान के रोज़ो शब का साथी। उसे वजदान के बारे में सब इल्म था। आफाक, तुम 8 बजे तक क्लिनिक पहुंच जाना। मुजम्मिल ने याद दहानी करवाई। ज़रूर मुजम्मिल भाई, मजदान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुजम्मिल ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन रख दिया और नज़रें एक नुक्ते पर मरकूज़ कर लीं जैसे गहरी सोच में हो। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
اس کے علاوہ بھی آپ کی ناول ریکمنڈیشنز کا مجھے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ملیں گے، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔